अमेरिका अपने आप को दुनिया का दादा या कहीं सुपर पावर मानता है। पहले वे ईरान के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उठलाया, फिर अफगानिस्तान में अमेरिका ने खूब अपनी दादागिरी चलाई। अपने बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में छोड़कर अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। अब इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है और युद्ध का यह रायता बहुत दूर दूर तक फैला दिया। पिछले 30 से 40 वर्षों से पूरे विश्व में करता आ रहा है। यह अपने आप को दुनिया का दादा समझता है कि जिस प्रकार सद्दाम हुसैन को उन्हीं की सरकार द्वारा फांसी दिलवा दी गई, यह सब अमेरिका की कूटनीति का परिणाम था। अमेरिका दुनिया के देशों में आतंकवादी पैदा करता है, वहाँ धीरे धीरे इन्हीं लोगों से अव्यवस्था अशांति फैलवाता है। हमारे देश के साथ पहले भी और अब भी रूस की दोस्ती ठीक रही है। छोटे छोटे देश अपने अपने समूह बना ले, जैसे यूरोपियन देशों का संगठन नाटो के नाम से G7, G20, ब्रिक्स, शार्क, आसियान, ओपेक, इन संगठनों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बात आमजन की यूट्यूब के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की चर्चा की थी। अब इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका अपने आप को दुनिया का दादा या कहीं सुपर पावर मानता है। अमेरिका की दादागिरी तो देखिए, पहले वे ईरान के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उठलाया, फिर वियतनाम जैसे छोटे से देश में कई साल तक पड़ा रहा और अंत में वहां से भागना पड़ा। अपनी बेइज्जती करवाकर वियतनाम से वापस भागा। फिर अफगानिस्तान में अमेरिका ने खूब अपनी दादागिरी चलाई। बाइडेन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आखिर में अपने बहुत सारे हथियार, सैनिकों साजो सामान, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान अफगानिस्तान में छोड़कर अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने लगभग 7 अरब डॉलर का साजो सामान वहां छोड़ा, यानी भारतीय रुपयों में कहीं तो यह राशि लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपए होती है। अब तक अमेरिका पिछले 20 वर्षों में विभिन्न युद्धों पर लगभग 2260 अरब डॉलर अर्थात भारतीय रुपयों में 205.4 ट्रिलियन रुपए अर्थात 20.54 लाख करोड़ रुपए होती है। इतनी राशि अमेरिका युद्धों में खर्च कर चुका है। मित्रों, दुनिया के दादा ने अफगानिस्तान के बाद अब इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। इजराइल भी अमेरिका के चक्कर में ईरान युद्ध में फंस गया और ईरान ने खाड़ी के समूचे देशों को, जिनमें UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, तुर्की इत्यादि लगभग 15 देशों को इस युद्ध के लपेटे में ले लिया और युद्ध का यह रायता बहुत दूर दूर तक फैला दिया। अगर आज की तारीख में भी यह युद्ध बंद हो जाए तो भी इन खाड़ी के देशों और ईरान को पुनः पटरी पर आने में, अर्थात जहां से युद्ध शुरू हुआ था वहां तक आने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि युद्ध होता है, उसमें कोई सा भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिसे नुकसान नहीं होता हो। इस युद्ध के प्रथम 12 दिनों में एक अनुमान के अनुसार अमेरिका को लगभग 16.5 अरब डॉलर यानी कि 1.38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। मित्रों, अब यह युद्ध चलते हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपए यानी 33 अरब डॉलर और उससे भी अधिक खर्च अब तक अमेरिका कर चुका है। इसके सही आंकड़े मिलना तो बहुत मुश्किल है, यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंदाजा ही है। इस युद्ध में अमेरिका के खर्चे के सही आंकड़े तो संभवतः कभी मिल भी नहीं पाएंगे और इजराइल, ईरान और अन्य 15 देशों के युद्ध में कितना नुकसान हुआ, अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो यह राशि अनकाउंटेबल होगी। और जो लोग इस युद्ध में मारे गए, चाहे वह किसी भी देश के हों, कहीं के भी आम नागरिक हो या सेना के लोग हों, तो उनको तो भविष्य में कैसे भी लौटाया नहीं जा सकता।
अमेरिका अपनी दादागिरी जो कम से कम पिछले 30 से 40 वर्षों से पूरे विश्व में करता आ रहा है, ये अपने आप को दुनिया का दादा समझता है। जब इसकी इच्छा होती है, जब कोई भी छोटा देश इसके सामने नहीं झुकता, तो अमेरिका किसी न किसी बहाने उस देश के शासन प्रमुख को या उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगवा कर लेता है, अर्थात सेना के बल पर दूसरे देश के शासन प्रमुख को उठा लेता है। जैसा कि अभी हाल ही में वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फिलोरेस की 3 जनवरी 2026 को रात्रि उनके बेडरूम से उठा लिया था, और अब वह दोनों अमेरिका की जेल में बंद है। अब उन पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया जाएगा, और एक दिन जैसे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को षड्यंत्र रचवाकर इराक की अदालत द्वारा ही उन्हें 30 दिसंबर 2006 को फांसी की सजा दिलवा दी गई थी। हालांकि अमेरिका इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को दी गई इस फांसी की सजा से अपने आप को अलग रखता है, लेकिन छुपा हुआ सत्य तो यही है कि जिस प्रकार सद्दाम हुसैन को उन्हीं की सरकार द्वारा फांसी दिलवा दी गई, यह सब अमेरिका की कूटनीति का परिणाम था। उसी प्रकार अमेरिका एक दिन निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भी सजाए मौत दिलवा सकता है, भले ही उसका स्वरूप या परिणति किसी भी प्रकार से हो। उनके साथ अत्यधिक अमानवीय आचरण किए जाएंगे। अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लें तो पिछले 70 वर्षों में वहाँ कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष कुर्सी पर रहा हो, लेकिन इस देश का सोच और इतिहास वही रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जिए और जीने दो और वसुधैव कुटुंबकम कि जैसी हमारी सोच है, इस प्रकार की सोच दुनिया के किसी भी देश की नहीं है। और अमेरिका के राजनीतिज्ञों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि अमेरिका दुनिया के देशों में आतंकवादी पैदा करता है, वहाँ धीरे धीरे इन्हीं लोगों से अव्यवस्था अशांति फैलवाता है, फिर छोटे छोटे देशों को आपस में लड़वाता है, उनके मध्य पंच बनने की कोशिश करता है, छोटे छोटे देशों के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों को पहले तो प्यार से फिर धमकाकर, और उसमें भी सफल नहीं हो तो बलात् उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करता है। और जब से बाइडेन गए हैं और ये ट्रंप महोदय आए हैं, इसने दुनिया में आतंक मचा कर रख दिया है। हालांकि उनके पूर्ववर्ती अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख, चाहे जॉर्ज बुश, ओबामा, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज एडम्स, जॉन एफ कैनेडी, रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रीगन, अर्थात 1789 से लेकर 2026 तक अमेरिका की जो भी राष्ट्र अध्यक्ष हुए, कमोबेश दुनिया की राजनीति में उन सब का यही हाल रहा है। दुनिया को बांटो, लड़ाओ, फिर विभिन्न माध्यमों से उन छोटे छोटे देशों में अस्थिरता फैलाकर उनको लूटो। हालांकि मित्रों, बंटवारे से पहले सोवियत संघ के भी लगभग यही हालत थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 छोटे छोटे स्वतंत्र देशों में बंट गया, जिनमें यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, लताविया, जॉर्जिया, आर्मेनिया इत्यादि इत्यादि प्रमुख देश हैं। इसी समय से सोवियत संघ से कम्युनिस्ट विचारधारा का अंत भी हुआ। हमारा सौभाग्य ये रहा है कि कुछ एक घटनाओं को लेकर हमारे देश के साथ पहले भी और अब भी रूस की दोस्ती ठीक रही है, और रूस ने हर संकट में इजराइल की तरह हमारा साथ निभाया है। हालांकि यह सब मदद और युद्ध सभी देश, खासकर रूस और अमेरिका, तो अपने अपने हितों को देखकर और कौन देश कितना शक्तिशाली है ये देखकर ही उसकी मदद करते हैं। वर्तमान में 2014 से हमारे देश में मोदी काल से दुनिया के अन्य देशों के सामने हमारी धाक जमी है। हमारे देश में एक ईमानदार और स्थायी सरकार होने से भी दुनिया के अन्य देशों से दोस्ती होने और उसे निभाने का पैमाना निर्धारित होता है। मित्रों, हम अमेरिका की दादागिरी की बात कर रहे हैं, यह तो दुनिया के लिए झेलना बड़ा मुश्किल है। यह तो ऐसा हो गया जैसा हमारे देश में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
पर यह सभी छोटे छोटे देश अपने अपने समूह बना ले और दृढ़ता से हर मुद्दे पर एक दूसरे का साथ दें तो शायद दुनिया के दादा की कुछ दादागिरी कम हो जाए। हालांकि पहले से ही अनेकों देशों के विभिन्न संगठन दुनिया में काम कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन देशों का संगठन नाटो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से G7, G20, ब्रिक्स, शार्क, आसियान, ओपेक, जो कि दुनिया के तेल निर्यातक देशों का संगठन है, काम कर रहे हैं। मित्रों, कागजों में तो विभिन्न देशों के ये समूह हैं आपसी सहयोग और सहायता के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर दुर्भाग्य से ये सभी अमेरिका के आगे बौने हैं। इसलिए इन संगठनों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है, वरना मजबूत संगठनों के अभाव में इन सब देशों को किसी न किसी रूप में अमेरिका की दादागिरी झेलनी पड़ेगी। अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध की समीक्षा तो हमने कर ली, लेकिन मित्रों, हमें आज ईरान के आतंकवादी संगठनों की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। ईरान भी आतंकवाद में इस समय दुनिया के नंबर 1 देशों में है। पाकिस्तान, जिसे हम आतंकी देश मानते हैं, वह तो ईरान के सामने चींटी के समान है, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो बदहाल है, उसके पास अपनी आय बढ़ाने के कोई विशेष साधन भी नहीं है। और ईरान आर्थिक रूप से यह भी बदहाल है, पर ईरान के पास गैस और पेट्रोलियम के अकूत भंडार है। मित्रों, अगर ईरान आतंकवादियों को पनाह देना और इनका पालन पोषण करना छोड़ दे तो हालात सुधर सकते हैं। आपको जानकारी होगी मित्रों कि ईरान ने अपने यहाँ 3 बहुत ही बड़े आतंकवादी संगठनों को पाल रखा है। यह कहें कि उनको आर्थिक सहायता, हथियार देकर दुनिया के अन्य देशों में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने का काम इन आतंकवादी संगठनों से करवाता है। जैसे लेबनान में इन्होंने हिजबुल्लाह ग्रुप को, जो कि 1982 में स्थापित हुआ था, यह संगठन लेबनान में आतंकवाद के नाम पर सक्रिय है। दूसरा संगठन हमास गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सक्रिय है। यह समूह मुख्य रूप से इजराइल में हिंसक वारदातों को अंजाम देता है। तीसरा संगठन है हूती आतंकवादियों का। यह संगठन यमन में कार्यरत है। मित्रों, अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध के साथ साथ ईरान की आतंकवाद के प्रति क्या नीति है, इसका भी अध्ययन हमने इस एपिसोड में किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स नीचे लिखे बॉक्स में ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।